तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे हम पहली वाली वीडियो का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले भारत पे जो अरबों ने आक्रमण किया था, सबसे पहले जो सफल आक्रमण किया गया तो वो किसने किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। तो वो कहाँ पर को किया था? वो सिंध पर आक्रमण किया था उन्होंने, राजा दाहिर के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, और इसी युद्ध को रेवार का युद्ध कहते हैं। और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है चचनामा, जो एक फारसी ग्रंथ है जिसकी रचना की थी अली अहमद ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कि 713 एडी में को जीता था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। बाद में उसका नाम स्वर्ण नगरी रख दिया था। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद उसके परिणाम क्या क्या हुए थे और प्रभाव क्या पड़े थे भारत पे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें मेन था कि इस्लाम धर्म का अपने में भारत पे प्रवेश हो गया था। और क्या हुआ था? खजूर की खेती हुई थी, ऊँट पालन हुआ था। पहली बार भारत पे जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पे लगता है। ठीक है दोस्तों। और पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में अनुवाद हुआ था। दिरहम सिक्का चलाया गया था। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ था। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब से हुई। ठीक है दोस्तों। और मानचित्र कला का भारत में विकास हुआ। और ये मानचित्र कला कहाँ से सीखी? अरब से सीखी, क्योंकि संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो उसका नाम है तुर्क मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था, उसके बाद तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों। जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण है उसमें मेन साम्राज्य है गजनी साम्राज्य, जिसे यामनी वंश भी कहते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अलप्तगीन, जो पूर्व शासक के दास थे। इन्होंने कब शासन संभाला? तो 932 एडी में इन्होंने शासन संभाला। इनकी राजधानी क्या थी? गजनी। और ये गजनी क्षेत्र कहाँ पर था? ये अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद मेन आता है सुबुक्तगीन, जो अलप्तगीन का दास और दामाद था। ठीक है दोस्तों। जिसने 977 ईस्वी में गजनी का शासन संभाला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो सुबुक्तगीन एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पहली बार तुर्क तुर्क से जिसने पहली बार आक्रमण किया था, वो था सुबुक्तगीन, जिसने पंजाब के विरुद्ध अभियान चलाया। वहाँ का शासक कौन था? पंजाब का जयपाल था। ठीक है दोस्तों। जिसमें सुबुक्तगीन की हार हुई और जयपाल की विजयी हुई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम, सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। एक था इस्माइल और दूसरा था महमूद गजनवी। इस्माइल बड़ा था, तो जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई तो इस्माइल को राजा बना दिया जाता है। और महमूद गजनवी को खुरासन का शासन दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बाद में क्या होता है? इस्माइल को बंदी बना लेता है महमूद गजनवी और खुद राजा बन जाता है गजनी का। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम मेन जिस पे फोकस करेंगे, उसका नाम है महमूद गजनवी। नौ इसका शासन काल है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं, ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसके मृत्यु के बाद ये गजनी का शासन संभालता है। और पूर्व का शासन ये खुरासन का शासक था पूर्व उससे पहले। ठीक है दोस्तों। शासक बनने से पहले गजनी का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम, ये जब खलीफा से मिले, खलीफा अल कादिर बिल्लाह से मिले, तो उन्होंने इसको दो उपाधियाँ दी। क्या क्या उपाधियाँ दी? यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होता है कि जो महमूद गजनवी ने दो उपाधियाँ अल कादिर बिल्लाह से ली, वो कौन कौन सी है? तो वह है यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह। यामिन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उल मिल्लाह का होता है मुस्लिमों का संरक्षक। और उससे पहले एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि महमूद गजनवी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। तो सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। ठीक है दोस्तों। और एक मेन मुख्य क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है कि वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वो कौन था? महमूद गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों। और इनका उद्देश्य क्या था भारत पे आक्रमण करना? धन को लूटना था, मध्य एशिया के शासन को मजबूत बनाना था,
और इनका साम्राज्य विस्तार का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, मेन उद्देश्य इनको धन का लूटना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो उसने 17 आक्रमण किए भारत पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। 17 के 17 तो नहीं पढ़ेंगे, जो जो मेन मेन है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट है 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के, ये पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर क्यों इसने अभियान चलाया। ठीक है दोस्तों, दूसरा 1001 ईस्वी में इसने पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध अभियान चलाया। इससे पहले सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसमें सुबुक्तगीन की हार हुई थी। बट 1001 ईस्वी में गजनवी ने दोबारा पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें जयपाल की हार हुई। बाद में जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छठे युद्ध में आते हैं तो 1008 से 1009 ईस्वी में हुआ। ये भी हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12वां युद्ध हुआ था 1018 से 1019 ईस्वी में मथुरा कन्नौज प्रतिहार राजा के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, और ये मथुरा कन्नौज पे पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, जो महमूद गजनवी ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 13वां युद्ध थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है 1019 से 1020 ईस्वी। ये चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध किया गया था। और कहा जाता है कि दोस्तों जो चंदेल राजा विद्याधर है, इसने महमूद गजनवी का अच्छी तरह सामना किया। ठीक है, सफलतापूर्वक विरोध किया, जिसे कालिंजर अभियान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि कालिंजर युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो वो किसके बीच में, महमूद गजनवी और चंदेल राजा विद्याधर के बीच में। ठीक है दोस्तों, और 16वां युद्ध होता है जो मेन है, बहुत मुख्य है, ये एग्जाम में आता है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ पे भीमदेव फर्स्ट के विरुद्ध किया गया। ये एक चालुक्य राजा था। ठीक है दोस्तों, सोलंकी वंश का था ये। ठीक है दोस्तों, तो भीमदेव फर्स्ट के विरुद्ध लड़ा गया था सोमनाथ का। इसने कहा जाता है कि इसमें इसने बहुत सारा धन लूटा था। ठीक है दोस्तों, 17वां युद्ध अंतिम युद्ध है 1027 ईस्वी में जाट शासक के विरुद्ध। ठीक है, ये अंतिम युद्ध था, मुल्तान के पास लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों अब ये हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, और मुख्य मुख्य बिंदु आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अन्य बिंदु में क्या आते हैं, सेना में एक तिलक नाम का हिंदू सेनापति भी था महमूद गजनवी के। ठीक है दोस्तों, और दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था, जिसकी किताबें हैं किताब उल यामिनी और किताब ए यामिनी। ठीक है, तारीख ए यामिनी। ठीक है, गजनवी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी आया था। ठीक है दोस्तों, ये आता है कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत पे आया था, तो ये 11वीं में गजनवी के साथ अलबरूनी भारत पे आया था। ठीक है, उसकी किताब है किताब उल हिंद, जो भारत की सांस्कृतिक जानकारी मिलती है जिसमें। ठीक है दोस्तों, किताब उल हिंद, जिसकी रचना की थी अलबरूनी ने। ठीक है दोस्तों, और पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी ने पुराणों का भी अध्ययन किया था, और इसने अरबी में लिखे तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सुचाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया। ठीक है दोस्तों, रजनीकांत शर्मा ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था तहकीकात हिंद, और सुचाऊ ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, और इसको फिरदौसी को पूर्व का होमर नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, यह पहला शासक था जिसने संस्कृत में मुद्रा लेख कराया था। ठीक है दोस्तों, चांदी के सिक्कों पर। उसके बाद वेहाकी आता है, जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखी थी। ठीक है, वेहाकी ने, ये इसको पूर्व का पेप्स भी कहते हैं वेहाकी को। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था कौन, महमूद गजनवी। और इसे बुद्ध सिकन भी कहते हैं, मूर्ति भंजक की उपाधि भी इसको मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो गजनवी को बुद्ध किसिन की उपाधि मिली थी, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद इस खलीफा ने इसको दो उपाधि दी थी, यामिनुद्दौला और यामिनुल मिला। ठीक है दोस्तों, और चांदी के सिक्के संस्कृत और अरब मुद्रा लेख में जिसको इसने क्या कहा, दिरहम लेख, वह चांदी का सिक्का था जिसमें इसने संस्कृत और अरब का मुद्रा लेख कराया था, उसको क्या कहा गया, दिरहम कहा गया। ठीक है दोस्तों, और दिरहम सबसे पहले
अरब अरब वासियों ने ही भारत पे जब आक्रमण किया था उस टाइम दिरहम सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद गौरी पे। ठीक है दोस्तों, अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ये संसवानी वंश का भी था, इसको अदर नाम संसवानी वंश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब परिचय आते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन हसन। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे थे, उनके नाम इसमें मेंशन नहीं किए हैं। उसमें से मेन इम्पोर्टेंट है मोहम्मद गौरी, जिसका जिसका पूरा नाम था साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये गौर प्रदेश का था। इसने 1173 एडी में गजनी का शासन संभाला। ठीक है दोस्तों, 1173 एडी में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों अब ये हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये कुबुद्दीन हसन इसका इसके पिताजी का नाम था। ठीक है दोस्तों, उसके 6 बेटे थे और उसमें से मेन है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, 1173 एडी में गजनी का शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था भारत पे आक्रमण करने का? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना और साम्राज्यवाद करना। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो गजनवी वंश आया था मोहम्मद गजनी, उसका उद्देश्य ये नहीं था साम्राज्यवाद, उसका मेन उद्देश्य था धन को लूटना। बट मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य था साम्राज्यवाद। ठीक है दोस्तों, और मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसका प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, जिस जिसमें वह सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, और खैबर और इसमें गोमल दर्रे से इसने आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो महमूद गजनवी ने कौन से दर्रे का यूज़ किया था? वो था खैबर दर्रा। ठीक है दोस्तों, और इसने खैबर और गोमल दर्रे का यूज़ किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में किया। मोहम्मद गौरी को भारत पे प्रथम बार पराजय हुई किसमें? गुजरात पे, जब इसने आक्रमण किया था। ये माउंट आबू के पास लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश के भीम द्वितीय और माता इनकी संरक्षिका थी नायिका देवी से हारा था ये मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रथम तराइन युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में किस किस के भी विरुद्ध किस किस के बीच लड़ाई है? तो ये पृथ्वीराज थर्ड और अपने मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी की हार हुई। ये अजमेर के शासक थे। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। उसके बाद दोबारा वापस आता है मोहम्मद गौरी एक सफल रणनीति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद द्वितीय तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई। तो दोस्तों इससे इसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज को ये अपने साथ ले गया था। अपने साथ ये इसने अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में रखा गया और वहाँ इनकी आंखें निकाल दी। कुछ लोग कहते हैं ये पृथ्वीराज थर्ड वहाँ से भाग गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है इस युद्ध के बाद ही भारत पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, जो ये युद्ध हुआ था द्वितीय तराइन का युद्ध, जो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, उसके बाद ही भारत पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापक माना जाता है। मेन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अपने मोहम्मद गौरी को। ठीक है दोस्तों, अदर युद्ध में आते हैं तो उसका चंदावर का युद्ध इंपॉर्टेंट रहता है। ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया। कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई। ठीक है दोस्तों, और जब कन्नौज पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी तो इसने एक सिक्के चलाए। ठीक है, जिसमें इसने देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई और इसके दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि वह कौन सा शासक था जिसने देवी लक्ष्मी के सिक्कों पे आकृति बनाई थी? तो वो कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 1203 ईस्वी। इसमें ऐबक कालिंजर अभियान हुआ था, जिसमें कुतुबुद्दीन उसका एक सेनापति था।
कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, इसने कालिंजर अभियान चलाया था जिसमें चंदेल शासक परमारिदेव की हार हुई। ठीक है दोस्तों, और गौरी का अंतिम बार भारत पे 1205 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, जब गौरी अंतिम बार 1205 ईस्वी में जब भारत आया था तो 1206 ईस्वी में वापस लौटते टाइम गौर से लौटते टाइम उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, हत्या कब की गई? पार 15 मार्च 1206 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और इसकी हत्या किसने की? कहा जाता है कि जब वो पहले युद्ध में जब उसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था। तो दोस्तों, गौरी का अंतिम बार भारत पे 1205 में आया था, तो 1206 में जब वो वापस लौट रहा था गौर क्षेत्र से, तो उसकी हत्या कर दी गई 1500 15 मार्च 1206 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और गौरी के दो प्रमुख सेनापति आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दास वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और इसको लाहौर का शासन दे दिया गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिसको बिहार बंगाल पर इसने विजय प्राप्त की थी, और बख्तियार खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशील विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है दोस्तों, और अन्य बिंदु पे आते हैं तो उत्तर भारत में इक्ता प्रणाली का आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये इक्ता प्रणाली क्या होती है दोस्तों? एक क्षेत्र इक्तेदारी में दिया जाता है, वहाँ का कुछ सेनापति या कुछ किसी सेनापति बनाकर उसको वहाँ का क्षेत्र संभालने को दिया ही जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इक्ता प्रथा। ठीक है दोस्तों, इक्ता प्रथा का आरंभ कौन सी वंश में होता? तो ये हुआ था महमूद गज गज मोहम्मद गौरी के वंश में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम, इसके चार मुख्य गुलाम थे। उनमें से आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाहौर और दिल्ली का शासन दिया था, और यलदौज को गजनी का, कुबाचा को कच्छ और सिंध का, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र दिया गया था। दोस्तों, ये गौरी एकमात्र ऐसा शासक था, जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो उससे पहले, मृत्यु से पहले ही वो अपने भारत पे जो जो उसने अभियान चलाए थे, जो जो जहाँ जहाँ उसने अपनी विजय प्राप्त की थी, वो अपने दासों को उसने बांट दिया गया था, दासों को और सेनापति को, जिसको बांटा, तो उसमें से चार मुख्य गुलाम ये थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तभी हमारे भारत पे उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक अदर पॉइंट में आते हैं, तो उसमें है कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे भारत पे। तो नंबर 1 पे आता है तक्षशिला, ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। ठीक है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहेंगे तो कौन था? तक्षशिला था। ये 700 से 820 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजीत आदि यहाँ से पढ़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, आयुर्विज्ञान आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था ये। ठीक है दोस्तों, यहीं पर कोई ग्रैंड ट्रंक रोड थी। ठीक है, 1980 ईस्वी में यूनेस्को से इसको सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है दोस्तों, अब खत्म हो चुका है ये तक्षशिला। उसके बाद आता है नालंदा, वर्तमान बिहार राजगिरी में है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान भारत का प्राचीनतम, सबसे प्राचीन कहेंगे अगर विश्व का तो वो कौन है? तक्षशिला। और वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन कहेंगे वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। ऑक्सफोर्ड महायान, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको? नालंदा को। नंबर 3 पे आता है विक्रमशिला, वर्तमान बिहार में है ये, और इसको पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में इसको ध्वस्त किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वल्लभ भी आता है, यह सौराष्ट्र गुजरात में है। प्रशासनिक, अब यहाँ पर को प्रशासनिक शिक्षा केंद्र है। चीनी यात्री इच्छिंग यहाँ पर को गया था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, ये हमारा जो अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे भारत पे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे दिल्ली सल्तनत में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जिसने अपनी दिल्ली सल्तनत पे कदम रखे थे, तो वहाँ पर को गुलाम वंश आता है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का आरंभ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।